दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी एक्सप्रेस में। आज डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, क्या रीज़न थे, क्या सिर्फ एक दिन में सैनिकों के विद्रोह के कारण 1857 की क्रांति हुई थी या फिर उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के सामान्य कारण अगर हम इनकी बात करें तो 1757 में प्लासी के युद्ध तथा 1763 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया था। उन्होंने बहुत सारे प्रशासनिक फेरबदल किए थे जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश था। अंग्रेज भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, ऐसे बहुत सारे कारण थे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों की बात करें तो सबसे पहले नाम जो आता है वह नाम है लॉर्ड वेलेजली का। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली इसे लागू किया था, अंग्रेजी शासन में शामिल करने की कोशिश की थी। सहायक संधि प्रणाली की वजह से भारत का एक विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के हाथों में चला गया था और जितने भी उस समय भारतीय राज्य थे वे अपनी स्वतंत्रता खो दिए थे। सहायक संधि प्रणाली के बाद हम बात करें तो गोद प्रथा की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी ने अपने शासन में भारत के कुछ प्रमुख देसी राज्यों जैसे कि झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर आदि ऐसे राज्य थे जहां पर उन राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे, परंतु वे सभी राज्य प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के नियमों के तहत योग्य उत्तराधिकारी के चयन के लिए किसी भी बच्चे को गोद ले सकते थे। परंतु डलहौजी ने इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया और जितनी भी रियासतें थी उन्हें कंपनी के शासन के अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कंपनी द्वारा शुरू की गई इस नीति से बहुत से राजा अंग्रेज़ों से असंतुष्ट हुए और वे एक ऐसे मौके की तलाश में थे जहां पर वे अंग्रेज़ों को दबाकर अपने राज्य को फिर से वापस पा सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो अवध के साथ विश्वासघात। 1856 में कंपनी ने अवध राज्य को भी अंग्रेजी शासन में मिला लिया था, परंतु 1856 के पूर्व अंग्रेज़ों ने अवध के नवाबों के साथ मित्रता की और उनसे पूरी सहायता ली और उन्हें ये यकीन दिलाया कि उनके शासन में अंग्रेज किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु जब अंग्रेज़ों की पावर बढ़ गई तो उन्होंने अवध को भी अपने शासन में मिला लिया। इस बात को लेकर अवध में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उस समय अंग्रेज़ों में जितने सैनिक थे उनमें सबसे ज़्यादा संख्या अवध के लोगों की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दत्तक प्रथा की समाप्ति। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को समाप्त किया ही, इसके साथ साथ उसने दत्तक पुत्र की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेज़ों ने उनकी पेंशन भी रोक दी थी। इस चीज़ को लेकर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा था। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज़ों की पराजय। अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों की बहुत बुरी हार हुई थी। 1841-42 में अफ़गानिस्तान में अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा था। इस बात से भारतीयों में एक यह धारणा पनपी कि अंग्रेज अपराजित नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। तो ये सारे राजनीतिक कारण थे 1857 की क्रांति के लिए। इसके बाद अगर हम सामाजिक कारण की बात करें तो अंग्रेज़ों की श्रेष्ठता की भावना
अंग्रेज भारतीयों को अपने से हीन समझा करते थे। रंग भेद के आधार पर वो उनसे रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया करते थे और भारतीयों को बहुत ऊंचे पदों पर नियुक्ति कभी नहीं होती थी। ठीक है, तो इससे भी लोगों के मन में रोष था। धार्मिक कारण की बात करें तो ईसाई धर्म को प्रोत्साहन। अंग्रेज समय समय पर अपने सैनिक छावनियों में पादरियों को भेजा करते थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसके साथ साथ वो भारतीय धर्म और उनकी परंपराओं का अपमान किया करते थे। उनका कहना था कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसे अपनाओ। इस बात को लेकर जब भी कभी लोगों की धार्मिक भावनाओं पर किसी ने प्रहार किया है तो वहाँ पर हमेशा विद्रोह हुआ है। अंग्रेज़ों ने भी यही किया था। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते करते वे भारतीयों की बहुत सी परंपराओं का विरोध करने लगे थे, उन्हें गलत बताने लगे थे। इस वजह से लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विभिन्न सामाजिक सुधार कार्यक्रम। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा बंद करा दिया, विधवा पुनर्विवाह को चालू किया। नीतियाँ अच्छी थी, परंतु उस समय जैसी हमारी सामाजिक संरचना थी, उस समय लोग इन सारे सुधार कार्यक्रमों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे और वे ये मानते थे कि अंग्रेज उनके धर्म में, उनके सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भारतीयों को ये बातें पसंद नहीं आई थी। इसके बाद हम बात करें आर्थिक कारण की। आर्थिक कारणों में सबसे बड़ा था नई राजस्व व्यवस्था। अंग्रेज़ों ने बहुत से कानून पास किए थे, टैक्स सिस्टम लाए थे और करों की दर बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। परंपरागत उद्योगों का विनाश। अंग्रेजों ने भारत से प्राप्त खनिज संसाधनों और सस्ते श्रम के बल पर अपने उद्योग धंधों का विकास किया, परंतु भारत में किसी भी नए उद्योग की स्थापना उन्होंने नहीं की। नए उद्योगों की स्थापना की बात तो दूर है, उन्होंने भारत के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उन्हें भी समाप्त कर दिया। इस वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा था। आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन न देना, तो ये कुछ आर्थिक कारण थे। 1857 की क्रांति के अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण थे हमारे सैनिक। सैनिकों से भेदभाव किया जाता था। कितनी भी योग्यता या बहादुरी दिखाने पर भारतीयों को जमादार से ऊंची पोस्ट नहीं मिलती थी। भारतीय सैनिकों के वेतन भत्ते अंग्रेजों से कम होते थे। साथ ही उनके खान पान, रहन सहन एवं व्यवहार में भी भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसके अलावा सेना में बीच बीच में पादरी आते रहते थे और वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। इससे भी सैनिक आहत थे। मेन जो कारण था वह था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में एक एक्ट पारित किया, द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अनुसार ये घोषणा की गई कि भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार कर विदेश भी जाना होगा और उस समय भारतीय समुद्र पार की यात्रा को पाप समझते थे वे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। वे इसका विरोध कर ही रहे थे, उसी समय एक नई राइफल आई, रॉयल इनफील्ड। इस राइफल में ऐसा कहा जाता था कि चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया है और गाय तथा सूअर की चर्बी का प्रयोग इन कारतूसों को बनाने में किया गया है। रॉयल इनफील्ड राइफल में सबसे पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था और जो कारतूस थे वे आपकी गाय तथा सूअर की चर्बी से बने हुए थे। इसलिए सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। उसने काफ़ी उत्पात मचाया, वहाँ पर कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। बाद में उन्हें पकड़कर
फांसी की सज़ा दे दी गई। तो जो मेन तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति के, वे थे सैनिकों से भेदभाव किया जाता था, चर्बे युक्त कारतूस का प्रयोग किया जाता था, और चूंकि अगर सैनिक हिंदू हो या मुसलमान, इसमें गाय तथा सूअर दोनों की चर्बी का प्रयोग किया गया था, इसलिए दोनों ही धर्म में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। अब बात करें हम अगर 1857 की क्रांति के संगठन की, तो 1857 की क्रांति के संबंध में यह कहा जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था, परंतु ऐसा नहीं है। 1857 की क्रांति के लिए उद्देश्य निश्चित था, एक समय निश्चित था, उनकी तैयारी थी, लोगों में एकता थी, हिंदू मुस्लिम एकता 1857 की क्रांति में जो देखने को मिली है, इसके बाद फिर कभी देखने को नहीं मिली। तो ये सभी संगठन के आवश्यक तत्व हैं। मतलब कहने का ये है कि संगठन के जितने भी तत्व होते हैं, वे सारे तत्व 1857 की क्रांति में विद्यमान थे। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 1857 की क्रांति में संगठन नहीं था या इसका अभाव था। ठीक है, लोगों में आपस में कम्युनिकेशन के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ऐसे बहुत से प्रतीक इतिहासकारों ने बताए हैं, जैसे कि कमल, रोटी। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि संगठन नहीं था। उद्देश्य की बात करें हम, तो 1857 की क्रांति के जो क्रांतिकारी थे, उनका उद्देश्य क्लियर था, अंग्रेजों को देश से निकालना। इस क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक थे, जमींदार थे, छोटे मोटे शासक थे, सबके अपने अपने निजी हित थे, परंतु उनका मेन उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। अब अगर हम समय की बात करें, तो समय डिसाइड था। सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर एक दिन निर्धारित किया था, 31 मई 1857 का। उसी दिन क्रांति की शुरुआत होनी थी, परंतु उसके पहले ही बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया। उसके बाद कुछ और इलाके ऐसे थे जहां पर विद्रोह हो गया, पर उनका समय निश्चित था। अब अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की शुरुआत की, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ छावनी से 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा। सबसे पहले मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के चर्बी युक्त कारतूस का विरोध किया था और वहां पर उत्पात मचाया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दी जाती है। इसके बाद लोगों में बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह गुस्सा होता है और 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों द्वारा फिर से विद्रोह कर दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं कि जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था उन्हें 10 साल की सज़ा दे दी जाती है और उनसे उनके हथियार छीन लिए जाते हैं। हथियार छीने जाने को मेरठ में पुलिसों के साथ साथ महिलाओं ने भी अपमान का विषय समझा। इसके बाद वहाँ पर सैनिक विद्रोह कर देते हैं। जिन सैनिकों को कैद किया गया था उनको मुक्त कराया जाता है और अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया जाता है। 10 मई 1857 को विद्रोह हो जाता है। मेरठ में सैनिक सफल होते हैं तो फिर वे आगे दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? इसका पहला कारण ये था कि निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 31 मई 1857 के दिन को निर्धारित किया गया था कि पूरे देश में एक साथ इसी दिन विद्रोह किया जाएगा अंग्रेज़ों के खिलाफ, परंतु ऐसा नहीं हो सका। उसके पहले ही कई जगह विद्रोह हो गए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को उन्हें दबाने के लिए समय मिल गया। अंग्रेज़ों के पास उस समय जितनी भी सेना थी, अगर एक साथ विद्रोह होता तो इस विद्रोह को दबाना आसान नहीं था, परंतु अलग अलग समय पर विद्रोह होने के कारण अंग्रेज़ों को पर्याप्त समय मिल गया कि वे दूसरी छावनी से सैनिकों को बुला सकते थे और उन्होंने ऐसा किया और विद्रोह को दबाया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो देसी राजाओं के द्वारा अंग्रेज़ों को समर्थन। उस समय अनेक ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने खुलकर अंग्रेज़ों की सहायता की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेज़ों की मदद की बल्कि अपने सैनिक या फिर आर्थिक सहायता भी प्रदान की अंग्रेज़ों को, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई।
नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिकता का रंग। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने में तो सफल नहीं हो सकी थी, लेकिन सांप्रदायिकता का खेल उन्होंने खेला था। उन्होंने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में किया था। मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा किया गया। उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने पर हिंदुओं और सिखों के अत्याचार होगा। ठीक है, इसका मूल कारण यही था कि उस समय उन्होंने एक झूठा फरमान बादशाह के नाम पर पंजाब में बंटवाया था, जिसमें यह बोला गया था कि लड़ाई में जीत मिलने के बाद प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। इससे जितने भी सिख थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसलिए जब देश के भीतर देशवासी ही सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो क्रांति का प्रसार संपूर्ण देश में न होना। 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था। दक्षिण भारत और पंजाब के अधिकांश क्षेत्र ऐसे थे जो इस क्रांति से अछूते थे। आधुनिक शस्त्रों का अभाव। उस समय जो क्रांतिकारी थे उनके पास आधुनिक शस्त्र अस्त्र नहीं थे, जबकि अंग्रेज ऐसे शस्त्रों से लैस थे। भारतीय पुराने तलवार और भालों से युद्ध लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास नए राइफल्स थे। लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकें और तोपें थी। इसलिए भी 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। सहायक साधनों का अभाव था। उस समय जितने भी साधन थे, चाहे रेलवे हो, चाहे डाक हो, कोई भी हो, वे सारे अंग्रेज़ों के उस समय जितने भी संसाधन थे वे सभी अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में थे और भारतीयों ने उनका उपयोग उतना नहीं कर पाए जितना चाहिए था। परिणाम की बात करें हम 1857 की क्रांति के, तो इसके कुछ भारतीयों के पक्ष में भी गए हैं, कुछ भारतीयों के खिलाफ भी गए हैं। सबसे पहले सत्ता का हस्तांतरण होता है। सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र होके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट हुआ करती है वो वायसराय बन जाता है। भारत सचिव के नाम से एक नए पद का सृजन होता है। अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी। 1857 के बाद एक एक्ट पास किया जाता है जिसके तहत भारतीयों को अस्त्र और शस्त्र रखने पर रोक लगा दी जाती है। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि। पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। ये शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी। जिन क्षेत्रों में क्रांति हुई भी थी वहां पर भी सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था। इसलिए लोगों के मन में या फिर भारतीयों का ध्यान इस ओर गया कि एकता ही राष्ट्रीयता का मूल मंत्र है। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है और लक्ष्य को पाया जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि। 1857 की क्रांति का जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया था उससे अंग्रेजों का असली चेहरा सामने आ गया था। अंग्रेजों के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखने के बाद भारतवासियों ने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता आंदोलन को भविष्य में एक नई दृष्टि दी। विद्रोह के बदले असहयोग का मार्ग अपनाया गया। अठारह की क्रांति से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं कि कौन से क्षेत्र में किस नेता ने विद्रोह किया और कौन सा अंग्रेज जनरल था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र और उनके नेता हैं। अगर हम दिल्ली में बात करें तो जनरल बख्त खां औपचारिक रूप से बहादुर शाह जफर थे, परंतु दिल्ली में जो नेता थे वे थे जनरल बख्त खां। कानपुर की बात करें तो नाना साहब बाजीराव पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बरेली में खान बहादुर।
बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने राज्य के जो मेन क्षेत्र और नेता होंगे उनके नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम अंग्रेज जनरल की बात करें तो कानपुर में सर यू व्हीलर, सर कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस गए थे, हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद हेनरी हेवलॉक गए, फिर जेम्स आउट्रम गए और फाइनली सर कॉलिन कैंपबेल ने वहाँ पर लखनऊ को कब्जे में लिया था। झांसी की बात करें हम तो सर ह्यू रोज। आइए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेलेजली। इस वीडियो में इसका आंसर है, आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय झांसी में कौन सा ब्रिटिश जनरल था जिसने रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध किया था? सर यू व्हीलर, सर यू रोज, हेनरी लॉरेंस या फिर सर कॉलिन कैंपबेल। आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले समय में आपको और वीडियोस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।